नमस्कार साथियों, जय हो स्टडी के नए प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें बेहतर करने का केवल एक तरीका होता है कि आपके पास बेहतर कंटेंट हो और आप उस कंटेंट का बार बार रिवीजन ज़रूर कर लें। साथ में आप जितनी अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे प्रश्नों की, उतना ही आपको एग्ज़ाम हॉल में सहजता प्रदान कराएगा। तो इस चैनल का केवल यही उद्देश्य है कि आपके विभिन्न परीक्षाएं जैसे कि यूपी पीसीएस है, आरओ है, बीईओ है और भी जितनी परीक्षाएं जैसे कि वीडियो, लेखपाल या जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी होती हैं, उन सभी के टेस्ट सीरीज यहाँ पर वीडियो के माध्यम से निःशुल्क में प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आपको प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला मिल सके और आपको एग्ज़ाम हॉल में सहजता प्रदान हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज अभी हाल फिलहाल में आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। वो है आपका वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम और ईपीएफओ और कुछ ही दिन बाद आपका आरओ जैसा प्रस्तावित समझ में आ रहा है कि जून जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसके भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की आपको यहाँ पर डे टेस्ट के माध्यम से कुछ बेहतरीन कंटेंट, करेंट के ये सब यहाँ प्रोवाइड होती रहेंगी और आप इस चैनल के माध्यम से अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो वीडियो 2018 हुआ था उसके जीके जीएस पोर्शन को हम लोग टैकल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं? जो पहले से ही कंप्यूटर या में इनबिल्ट होती हैं। 2 डिवाइसेस होती हैं, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और एक होती है द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस। द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं जो कि कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाती हैं और बाहर से लगाई जाती हैं, मतलब अलग से लगाई जाती हैं। इसके अंतर्गत आती हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, पेन ड्राइव हो गई, डीवीडी हो गई। ये सब क्या होती हैं? ये सब आपकी द्वितीयक स्टोरेज होती हैं। और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अस्थाई, एक होती है कैश मेमोरी और एक होती है आपकी अस्थाई। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए कि कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और कौन द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है आपकी, मैग्नेटिक टेप भी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क भी। तो आप इसमें जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? रैम। कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है। तो रैम को हम ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की किसके अंतर्गत ये आती है? 3 शाखाओं में से वह है आपका अस्थाई स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो इससे अधिक चीज़ें अब स्टोरेज डिवाइस से आपकी नहीं पूछेंगी, ध्यान से इसे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? वह है आपका डिस्क क्लीनअप, विंडोज़ डिस्क डेफ्रैगमेंटर या विजुअल बेसिक। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? विजुअल बेसिक। इसमें बहुत कुछ बताने लायक नहीं है, जो बताने लायक होगा हम उसको विधिवत एक्सप्लेन करेंगे। अगला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? हमला सतह, हमला हस्ताक्षर, हमला पैटर्न, हमला पथ, यानी इसे इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अटैक सरफेस, अटैक सिग्नेचर, अटैक पैटर्न या अटैक पाथ। तो जो इस प्रकार के सिस्टम्स में प्रवेश करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अटैक सरफेस। ऑप्शन ए सही होगा। बहुत तेज़ी से चल रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुरक्षा सेवाओं जैसे कि गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम या क्रिप्ट एनालिसिस। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बी, क्रिप्टोग्राफी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो जैसे एग्जामों में कृषि संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए है 56.7, 60.7, 64.7 और ऑप्शन डी है 68.7।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी 68.7। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश माना जाता है। उत्तर प्रदेश, अब बात आ गई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं आपको तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या के मामले पर पहले स्थान पर है। और किस मामले में पहले स्थान पर है? गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। जनसंख्या हो गई, गेहूं हो गई। खाद्यान्न, अगर संपूर्ण खाद्यान्न की बात करें तो उसमें पहले स्थान में है। दूध की बात करें तो सेकंड स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने लोग कृषि करते हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण डाटा है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ संपूर्ण जनसंख्या की कितनी 65% जनसंख्या क्या है, कृषि पर आश्रित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में तो बहुत कुछ है, जैसे बता दें आपको, यहीं लिख लीजिएगा। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं। ठीक है, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 सीटें हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 हैं। विधान परिषद की बात करें, यहाँ विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद कितनी है यहाँ पर? आपकी 100 सीटें हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे जो भी होगा डिस्कस करते रहेंगे। इतनी चीज़ें आप जान लीजिए। रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? तो आप समझ लीजिए पहले रामचरितमानस। रामचरितमानस कुल कितने खंड हैं? इसमें 7 खंड हैं। ठीक है, इसके रचयिताकार कौन है? तुलसीदास जी। ये भी पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है? तो हम लोग जिसे बोलते हैं यानी अवधी भाषा, इलाहाबादी अवधी बोलते हैं। तो अवधी भाषा, इलाहाबाद हो गई, मिर्ज़ापुर हो गई, रायबरेली हो गई। ठीक है, ये सब अवधी भाषा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ा कांड की बात, सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा इसमें क्या है? ऑप्शन बी किष्किंधा। सबसे बड़ा कांड अगर पूछ लेता है यहाँ पर तो वह क्या है आपका? बाल कांड। ठीक है, अवधि में लिखी गई है, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो रामचरितमानस से जितने संबंधित हैं आप यहाँ देख लिए। अगला है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आलू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है आपका पहला। अभी लेटेस्ट डाटा में अगर पूरे सब्जी की बात करें तो सब्जी में भी क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, और सब्जियों में से प्याज की बात करें तो प्याज में कौन सबसे ऊपर है? महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। ठीक है, फल की बात करें तो यूपी किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले पे आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। इस तरीके से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ऑप्शन है आपका संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, अंबेडकर नगर या सुल्तानपुर। तो किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी। आप लोग भी अपने कमेंट, प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। अगर मैं बहुत तेज़ चलूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ये पहल कैसी है ज़रूर दीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। अगर बहुत तेज़ हैं तो हम स्लो कर लेंगे। मतलब यहाँ ये उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की सीरीज़ दे दी जाए, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम हॉल में जाएं, जैसे वहाँ प्रश्न नए न लगे। ठीक है, अगला है कि श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? सितार से है, वायलिन से है, तानपुरा से है या बांसुरी से? तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वह है क्या? वायलिन से। और अब बात कर रहे हैं सितार की, तो सितार के लिए कौन मशहूर है? पंडित रविशंकर जी मशहूर हैं। और निखिल जी ये क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। बांसुरी दिया हुआ है, बांसुरी अगर हम बात करें तो हमारे इलाहाबाद के मशहूर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ये क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। पन्ना लाल घोष जी बांसुरी के लिए विख्यात हैं। ठीक है, बात इसी में और एक मशहूर है सरोद। सरोद को कौन बजाता है? अमजद अली खां जी और अली अकबर खां जी। ठीक है, तबला की बात कर लें, सभी यहीं डिस्कशन कर लेते हैं। तबला की बात करें तो वो कौन बजाते हैं? अल्लाह रखा जी और जाकिर हुसैन जी। ठीक है, गुदई महाराज जी, ये सब क्या है आपके? किशन महाराज जी, ये सब तबला वादक हैं। ठीक है, संतूर अभी इनका हाल ही में देहांत हो गया। संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा जी। तो ये पूछा जा सकता है, जो लेटेस्ट में चर्चित होते हैं उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कई वाद्य यंत्रों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लिए, आप इन सभी को याद रखेंगे तो बेहतर होगा।
अगला है कि इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ये उस 2018 के हिसाब से करंट था, तो उस समय कब लगा था, 2019 में। और कुंभ लगते कहाँ हैं, 4 जगहों पे लगते हैं, आप जानते हैं। हरिद्वार में लगता है, और कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है, और कहाँ लगता है, नासिक में लगता है, और कहाँ लगता है, आपके प्रयागराज में। ठीक है, हर जगह कहाँ कहाँ पे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद प्रयागराज में कहें तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। उज्जैन की बात करें अगर आप, तो क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ लगता है। और नासिक की बात करें अगर हम लोग, तो गोदावरी नदी के। ठीक है, तो ये सारे कुंभों के बारे में आपको पता चल गया। कुछ भी पूछे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है। तो ये कौन है, बच्चे के जन्म पर हम लोग के गांव में या शहर में भी ये परंपराएं हैं कि क्या गाया जाता है, सोहर गीत महिलाएं गाती हैं। अगला प्रश्न है कि लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। वृंदावन है, गोवर्धन है, गोकुल है या बरसाना। तो लठमार होली कहाँ होती है, वह होती है बरसाना। बरसाना किस लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर ही राधा रानी जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है, लठमार होली यहीं की मशहूर होली होती है। और यह है कहाँ, किस ज़िले में, मथुरा ज़िले में। ठीक है, मथुरा ज़िले में है। यहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, तो मथुरा ज़िले से जो भी फैक्ट हो आपके दिमाग में तुरंत याद आ जानी चाहिए। इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो इस प्रकार से आप एक नोट्स में सभी महत्वपूर्ण लेखकों के नाम, उनकी कृतियों को जरूर लिखेंगे तो आसानी होगी। जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो मिट्टी की बारात किसकी है, ऑप्शन बी, शिव मंगल सिंह सुमन जी की है। ठीक है, बहुत ऐसी किताबें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो इनकी बुक कौन सी है, यामा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की कंकाल है, कई ऐसे हैं। आइए हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा। तो कहाँ पर यह स्थित है, आपके आगरा, आगरा में है। कानपुर में क्या है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए मशहूर है। ठीक है, लखनऊ में बहुत संस्थान है, ललित कला अकेदमी है यहाँ पर। और क्या है, बीरबल साहनी है यहाँ पर। और क्या है, लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क है यहाँ पर। ठीक है, विधान भवन है यहाँ पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ है यहाँ पर स्थित। ठीक है, वो चिड़ियाघर यहाँ पर है जिसे वाजिद अली शाह के नाम पे रखा गया है। अवध के अंतिम जो मुग़ल शासक थे वो कौन थे, यही थे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। इससे देखने में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के बहुत प्रश्न इसमें पूछे हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की भी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका पूरा यूपी का पोस्टमार्टम हो जाएगा उसमें। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद और गाजियाबाद। तो इसमें कौन है, ऑप्शन ए इलाहाबाद जनसंख्या के मामले में पहले है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जनसंख्या के नाम पे पहले है। क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र फिर आता है यूपी का नंबर क्षेत्रफल के मामले में। अब अगर जनसंख्या अधिक जहाँ होगी वहाँ, उसके बाद अगर आप देख लें सबसे अधिक इलाहाबाद, तो सबसे कम कहाँ होता है, महोबा में जनसंख्या। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, गाजियाबाद की। सबसे कम कहाँ है, वह है ललितपुर। ललितपुर में कम क्यों है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत यूपी में किसका है, तो ललितपुर जिले का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको ना आए तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए, ये माइनस मार्किंग में आएंगे। तो इस भूमि को क्या कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं पल्ली चछांदम, ऑप्शन सी। ठीक है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन
गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने रखी थी? ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश इन सभी वंशों में सबसे अधिक समय तक रहा। ठीक है, गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा शासक था। इसने कई प्रयोग किए थे, जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन लाया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सांकेतिक मुद्रा लाना, राजधानी का परिवर्तन करना, कृषि विभाग बनाना। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक से ये बहुत चीज़ें हैं। फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और एक अच्छी बात है कि इसने नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, शुरुआत में सबसे पहला शासक, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, कुओं का निर्माण कराया था इसने। तुगलकाबाद का एक नगर का भी निर्माण कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो आप सभी जानते हैं, जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं। तो कौन? अकबर के पिता हुमायूं। ऑप्शन डी हुमायूं। हुमायूं ऐसा शासक था जो कि गद्दी के बैठने के बाद काफ़ी दिनों तक, लगभग 15 वर्षों तक निर्वासन की जिंदगी जिया था, क्योंकि जब यह गद्दी पे बैठा तो एक प्रतापी शासक सूर्यवंश का शेरशाह सूरी आ गया था, जिससे इसकी युद्ध हुई है। और यह 2 इसके महत्वपूर्ण युद्ध हैं, याद रखिएगा। यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि चौसा का युद्ध जिसे हम लोग बोलते हैं, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? डेट भी याद रखिएगा, 1539 में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। फिर 1 साल बाद तुरंत बिलग्राम, इसी बिलग्राम को ही क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध। ये कब लड़ा गया? 1540 में। इस युद्ध में भी यह पराजित होता है। उसके बाद यह 15 वर्षों तक निर्वासन जीवन व्यतीत करता है। फिर शाहजहां की शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद ही यह वापस दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, और कुछ ही समय बाद अपनी बनाए हुए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, या ये दिख नहीं रहा है, बहादुर शाह है। ठीक है, कुछ भी रख दीजिए, बहादुर शाह। ठीक है, तो इसमें से किसने किया था? तो यह बनवाया था किसने? शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और इसे कहाँ था? यह पहले जो था, पहले आगरा के लाल किले में था, आगरा के किले में था, बाद में यह कहाँ गया? दिल्ली के लाल किले में। इसी को किसने? नादिर शाह ने इसे लूट लिया था। शाहजहां के समय में कई स्थापत्य आकृतियाँ बनाई गई थी। स्थापत्य कला के मामले में शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का क्या बोलते हैं? स्वर्णकाल। याद रखिएगा, मुगल एक और शाहजहां से महत्वपूर्ण है कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? शाहजहां के काल को, क्योंकि इसने कई इमारतें बनवाई थी। जैसे दिल्ली में इसने क्या बताया था? दिल्ली का लाल किला, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की जो मोती मस्जिद और ताजमहल अपनी वाइफ, ये सभी आप जानते हैं। ठीक है, तो आगरे की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, दीवाने खास, दिल्ली का लाल किला, ये सब किसने बनवाया था? शाहजहां ने। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसके काल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है। एक प्रश्न से आप देख रहे हैं एक प्रश्न, लेकिन 4 चीज़ें निकल रही हैं। अगला है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो किसने के लिए? क्योंकि ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, और यह 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। 6 साल की उम्र के बाद 35 वर्ष में इन्हें यह ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी कई बार पूछा है, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और दिन कौन सा था? तो वैशाख पूर्णिमा, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को मनाया भी जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, जिस ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये कई बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म
इनका जो जन्म होता है बौद्ध जी का वो कहाँ होता है? लुम्बिनी में होता है, ठीक है, लुम्बिनी में होता है, ठीक है। इनकी जो बौद्धों की भाषा थी वह क्या थी? पाली थी। पूरा बौद्ध का पोस्टमार्टम कर दिया जा रहा है। इसमें क्या हुआ था? 4 संगीत समितियाँ हुई थी, ठीक है। पहला जो हुआ था यही डिस्कस कर लेते हैं, वह किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था। दूसरा किसके समय में हुआ था? कई बार यही पूछा है, अजातशत्रु के समय में क्या हुआ था? और उसके बाद कौन था? कालाशोक, शिशुनाग वंश। उसके बाद अशोक के समय में मौर्य वंश। और अंतिम वाला कहाँ हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ? कश्मीर में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे अंतिम वाले के? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? वह कौन थे आपके? अग्निशोक जी, ठीक है। इतनी चीज़ें, और भी चीज़ें जब आएंगी तो आपको डिस्कस कर लेंगे। इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर बौद्ध धर्म के नाम आए तो इतनी चीज़ें आपको तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए। बहुत तेज़ी से चलेंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने कहाँ की थी? गया में, दिल्ली में, बेलगाम में या कानपुर में? तो 1924 के बेलगाम कर्नाटक में ही गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 28 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 1885 में, ठीक है। और किसने इसको किया था? एओ ह्यूम के नाम से मशहूर है। एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बम्बई में। पहले जो अध्यक्षता की थी वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ठीक है। तो यह कहाँ है? बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1925 यही है तो 1925 भी देख लें। कानपुर सरोजनी नायडू जी ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। और 1917 की बात करें तो पहली बार किसने? एनी बेसेंट ने। तो ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो किसने की थी यह? स्टेनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल या जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड? तो किसने किया था यह? ऑप्शन डी, जेम्स रामसडे मैकडोनाल्ड ने की थी, ठीक है। बहुत दिमागी थे ये अंग्रेज। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो यह भी सिंपल प्रश्न ही है। भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर? तो अपने ही इलाहाबाद, जिसे हम लोग कंपनी गार्डन भी कहते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने खुद को गोली मारी थी। पहले सबको मारने के बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो ये कब इनकी मृत्यु हुई थी? याद रखिएगा, डेट कई बार पूछा गया, 27 फरवरी 1931 को, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? यानी कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है। तो गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। जबकि नर्मदा अमरकंटक से निकलती हैं और यह कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ठीक है। यह अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। अगला है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में? तो भद्रा कहाँ स्थित है आपका? कर्नाटक में। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। केरल की बात करें तो मशहूर पेरियार है यहाँ पर। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी बहुत चर्चा में रहा कूनो, आप जानते हैं कई चीता यहाँ लाए गए थे। बांधवगढ़ यहीं पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है, पहली क्लास थी, अगली क्लासों में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब जरूर कराइए, इससे सभी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।